बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हमेशा फ़ायदे वाला इल्म नसीब करे और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं, ख़ुसूसी बच्चे, उनके लिए हमारा हर कदम, हर अमल और हमारा हर लफ्ज़ उनकी फ़लाह का बाइस बने और अल्लाह ताला हमें उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, अ जर्नी फ्रॉम नॉन वर्बल टू वर्बल बिहेवियर। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन क्या है। हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज किसी से शेयर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, अब उसका मोड कोई भी हो, एक इंसान इंसान से करे, एक डिवाइस से डिवाइस तक की कम्युनिकेशन, एक डिवाइस से इंसान की या इंसान से डिवाइस की, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक हम जब अपनी इन्फॉर्मेशन या मैसेज या ग्रुप तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं तो ये कम्युनिकेशन है। हम मस्जिद में ऐलान सुनते हैं तो वो एक कम्युनिकेशन का वे है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हम जान लेते हैं तमाम करंट और दूसरी जो न्यूज़ होती हैं हर कैटेगरी की, तो ये कम्युनिकेशन है। हम किसी को ईमेल, चैट, मैसेज करते हैं तो ये कम्युनिकेशन है। हम टेलीफोनिक टॉक करते हैं, वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है एक सेंडर और बेसिक कंटेंट जो कि हमने ट्रांसफ़र करना है, जो कि हमने डिलीवर करना है, और एक रेसिपिएंट जो कि उसको रिसीव कर रहा है। और इसके लिए जो चीज़ जो वेरिएबल्स होते हैं, जो उस कम्युनिकेशन के अंदर वेरिएशंस लाते हैं, वो हैं कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल सिचुएशंस एंड आर इमोशंस। कम्युनिकेशन कितने वेज़ के ज़रिए की जा सकती है? कम्युनिकेशन जो है वो हम जब दो कैटेगरीज़ में अगर इसको डिवाइड करें तो बेसिक कैटेगरी एक्सप्रेशन के थ्रू और दूसरी स्टाइल एंड रिलेशनशिप के थ्रू। तो एक्सप्रेशन के थ्रू देयर आर 4 वेज: वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। ये 4 वेज हैं जो मेजर कैटेगरीज़ हैं कम्युनिकेशन की। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप और स्टाइल करें तो फिर 2 चीज़ें हैं। जैसे कि अभी हम इस वक्त फॉर्मल जो लेक्चर डिलीवरी है ये एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा। अब वर्बल वेज क्या हैं कम्युनिकेशन के? जब भी वर्ड्स का इस्तेमाल होगा तो वो वे वर्बल कम्युनिकेशन वे होगा। वर्ड्स बोले भी जा सकते हैं और वर्ड्स लिखे भी जा सकते हैं। तो रिटन एक्सप्रेशन हो ईदर, या हमारा बोलना हो, ऑरल वे हो, तो वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होगा। मोस्ट जो नेचुरल वे है कम्युनिकेशन का वो वर्बल वे है। अब वर्बल वे जो है वो फेस टू फेस भी हो सकता है, हमारी कम्युनिकेशन डिस्टेंट भी हो सकती है। जैसे हम टेलीफोनिक टॉक कर रहे हैं, जैसे अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, ये डिस्टेंट कम्युनिकेशन है। और जब दो लोग आपस में आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। फिर देयर आर नॉन वर्बल वेज ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनमें अल्फाज का इस्तेमाल नहीं है। हम घड़ी से वक्त देखते हैं, हम स्मेल के ज़रिए चीज़ों को जज करते हैं। जैसे रॉटन है कोई चीज़ और हम स्मेल करते हैं, जज कर लेते हैं कि ये चीज़ ख़राब है, तो ये कम्युनिकेशन का एक वे। फिर अपने बॉडी जेस्चर्स के साथ, अपने फेशियल ग्रेमेसेस के साथ, आप अपने आई मूवमेंट के साथ, हैंड मूवमेंट्स के साथ जब कोई बात अपनी कन्वे करते हैं और अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए जो आपके फेशियल ग्रेमेसेस हैं उनके ज़रिए जब बात करते हैं, या टोन ऑफ जो आपकी वॉइस है, आप टोन चेंज करते हैं, पोलाइट टोन करते हैं या एक्सप्रेसिव टोन करते हैं, एक्साइटेड टोन है, एंगर उसमें शो हो रहा है, तो वो डिफरेंट वेज़ हैं जिसके थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं। ओके, देन इज़ रिटन कम्युनिकेशन वे। रिटन वे जो होता है वो कम्युनिकेशन का वो वे है जो कि रिकॉर्डेड, जिसका प्रूफ आपके पास होता है, वो प्रोवाइड करता है आपको रिकॉर्ड। चाहे हम ईमेल करें, चाहे हम चैट करें, चाहे हम मैसेज करें। आप अपने इंस्टीट्यूशंस को देखें, वर्ल्ड वाइड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बगैर रिटन कम्युनिकेशन के नहीं चल सकते। फाइल्स मेंटेनेंस, रजिस्टर मेंटेनेंस, क्लाइंट्स का रिकॉर्ड रखना है, बच्चों के एडमिशन का रिकॉर्ड है, बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट्स, कितनी विड्रॉल हुई है, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितनी मनी डिपॉजिट हुई है, और हर बंदे का उसके एड्रेस, उसकी किनशिप के साथ रिकॉर्ड। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी रिटन वे ऑफ कम्युनिकेशन है। जब एक बंदा एग्जेक्टिव पोस्ट से हटता है और उसकी जगह कोई और आता है तो वो उस फाइल्स और उन चीज़ों के ज़रिए एनालाइज करता है और ये जान लेता है कि किस किस टाइम पे इदारे पे कैसा वक्त रहा, उसमें
कौन सा टाइम था जो रेस का था, कौन सा टाइम था जो फॉल का है, या कौन सा टाइम इदारे पे बहुत अच्छा गुज़रा और कौन सा टाइम बुरा गुज़रा, या एक स्कूल में कितने एडमिशन्स अब तक, अगर वो 20 साल से स्कूल खुला हुआ है तो उन 20 सालों में कितने बच्चे आए और कितने बच्चे क्वालिफाई करके गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें रिटन कम्युनिकेशन और रिटन रिकॉर्ड के ज़रिए पता चलती हैं। फिर हमारा 4 मेजर जो वे है जो हमने डिस्कस किया वो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड मॉड है जिसके ज़रिए हम बच्चों को भी सिखाते हैं, ऐसे बच्चे जो कि चीज़ों को जिनके लिए अंडरस्टैंड करना, रिटन एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, जिनके लिए कही हुई बात समझना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे हम विजुअल कम्युनिकेशन का मॉड यूज़ करते हैं जिसमें कोई ना कोई मैसेज है। लाइक अगर मैं एक पिक्चर देखती हूँ कि जिसमें बच्चा हाथ धो रहा है तो मुझे वो पिक्चर देखने से ही पता चल जाएगा, दैट पिक्चर विल कम्युनिकेट मी कि वो बच्चा उस पिक्चर में हाथ धो रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, एक्शन कार्ड्स हो गए। या हम पिक्टोरियल स्टोरीज़ करते हैं जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कार्ड्स होते हैं और हमें पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। या कार्टूनिस्ट हैं जो कि अपना एक बहुत बड़ा मैसेज शॉर्ट कार्टून्स के ज़रिए बता देते हैं। तो आपकी फ़ोटोग्राफी है, ड्राइंग है, स्केचिंग है, आपके इमेजेस हैं, ये सारे आपके विजुअल वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एडवर्ड टी हॉल, उनके मुताबिक 35% जो हम अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं वो वर्बल वेज के थ्रू करते हैं और 65% हमारे जो मैसेजेस हैं वो हमारे बॉडी जेस्चर्स थ्रू आवर बॉडी हम कन्वे करते हैं। और इन चीज़ों से पता चलता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है हमारी बात और इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने का या अपना मैसेज दूसरों तक कन्वे करने का। इसी तरह एक और स्टडी है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली जो कैटेगराइज किया गया है उसमें 7% ये है कि हम अपने स्पोकन वर्ड्स यूज़ करते हैं, 38% हमारी वॉइस, हमारी टोन, और 55% बॉडी लैंग्वेज। अगेन जो नॉन वर्बल वे है वो ज़्यादा स्ट्रांगली हमारी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। फिर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जब हम कंपेयर करें आपस में तो वर्बल में आपको वर्ड्स की ज़रूरत होती है जबकि आपके नॉन वर्बल में आपको किसी तरह के वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। वर्बल बिगिन भी वर्ड से होती है और एंड भी वर्ड से होती है, जबकि नॉन वर्बल जो है वो डिफरेंट साइंस एंड क्लूज और जेस्चर्स के थ्रू होती है। फिर जो फीडबैक है वो आपको इमीडिएटली मिल रहा होता है दोनों में, लेकिन ये है कि जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है उसका फीडबैक आपको इमीडिएट और स्ट्रांग मिल रहा होता है। और जो नॉन वर्बल वेज हैं उसमें आपकी बात जब तक आप अपना मैसेज नहीं कन्वे कर देते हैं तब तक आपके साइंस और जेस्चर जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। और थोड़ा सा नॉन वर्बल को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि नॉन वर्बल जेस्चर्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। इसीलिए मैकेटन साइन लैंग्वेज अगर आप देखें या पाकिस्तान साइन लैंग्वेज देखें तो स्टैंडर्डाइज़ किया गया साइंस को ताकि हर बंदा उन साइंस को एज इट इज़ समझ सके। जिस तरह से हम उर्दू को समझते हैं और उर्दू के जो अल्फाज हैं वो मुस्तनद करार दिए गए और फिर हम उनको उसी तरह से यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि उर्दू में अगर एक फैमिली मेज़ को कुर्सी की जगह इस्तेमाल कर रही है तो दूसरी फैमिली जो है वो मेज़ का मतलब बेड ले रही है। नहीं, मेज़ का मतलब उर्दू लैंग्वेज में कहीं भी इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब टेबल ही है। तो इस तरह से सेट पैटर्न्स और फिक्सेशन होना ज़रूरी है जो कि नॉन वर्बल जेस्चर्स में जब तक हम उनको स्टैंडर्डाइज नहीं करते तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और फिर डिफ़िकल्टी होती है उसको अंडरस्टैंड करने में। फिर जो आपके नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उसमें आपके एक्सप्रेशंस और इमोशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रेंथफुली प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपके वर्बल मोड में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुली प्रेजेंट नहीं होते। और कन्फ्यूजन हो सकती है नॉन वर्बल को अंडरस्टैंड करने में और वर्बल को अंडरस्टैंड करने में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नहीं होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब भी कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं तो कुछ चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, वो स्टेप्स के जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन को बेहतर सिखा सकते हैं। और इन लेवल्स में से कोई भी लेवल अगर मिस होता है तो फिर आपका बच्चा कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं समझ सकता, उसको बेहतर गेन उसकी नहीं हो सकती। तो उस गेन के लिए आपको सारे स्टेप्स को अंडरस्टैंड भी करना है और उन्हीं स्टेप्स पे आपने काम करना है। आपने अपने बच्चे को देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ वो मुश्किल महसूस करता है या वो कौन सी जगह है जिस पे काम होना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी ऐसी स्टेज है। फिर आप उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को
एवेल्यूएट करते हुए ट्रेन कर सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट वेज़ हैं जो आपने टीच करने हैं, सॉरी स्टेप्स जो आपने टीच करने हैं, वो हैं रिसीविंग। यानी सबसे पहले आप ये तो देखें कि आपका बच्चा आपका मैसेज रिसीव भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लाइक जैसे हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हैं, हम उनको बुलाते हैं, वो अपने नाम की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करते, और हम उन्हें कोई काम कहते हैं तो वो उस काम को उस तरह से अंडरस्टैंड करके फॉलो नहीं करते। तो पहले ये तो देखें कि आपका बच्चा रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब रिसेप्शन की जो स्टेज है वो ये है कि वो बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। हमारे पास खड़ा एक चाइनीज़ हमें चाहे पूरी स्टोरी सुना जाए, हम अगर चाइनीज़ नहीं जानते तो हम उसकी स्टोरी को नहीं समझ सकते। इसी तरह कोई और लैंग्वेज वाला हमारे सामने कुछ भी कह जाए, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हाँ, हम उसके नॉन वर्बल जेस्चर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हमारी रिसेप्शन जो है वो प्रॉब्लम में होगी। तो रिसेप्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप रिसीव करें, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करें। इंटरप्रिटेशन है, आपका ब्रेन फिर उस जो मैसेज आप रिसीव करते हैं उसको आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको सेंस करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होती है। फिर रिमेंबरिंग की स्टेज आती है। ब्रेन जो मैसेज आया उसको उसने समझा, एनालिसिस किया और फिर उसको स्टोर किया। स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्टोर नहीं करते अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो आप उसको फॉर द टाइम ऑफ नीड, जब एट द टाइम ऑफ नीड आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके ब्रेन में स्टोर ही नहीं है। आपका ब्रेन के अंदर उसका मेमोरी बॉक्स के अंदर स्टोर होना ज़रूरी है। फिर आप उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप एनालाइज करके, एवेल्यूएट करके आप उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर आप एक्ट करते हैं। तो जो स्टेजेस हैं वो है रिसीविंग, इंटरप्रेटिंग, रिमेंबरिंग, एवेल्यूएटिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड एक्टिंग। तो ये वाली सारी स्टेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी स्टेज मिस होती है तो आपका बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं सीख सकता। अब आपने चाहे वर्बल कम्युनिकेशन सिखानी है, चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखानी है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा सबसे पहले प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स सीखे। कम्युनिकेशन स्किल्स वो तब सीखेगा जबकि वो लैंग्वेज से पहले की स्किल्स सीखेगा। वो आपको तवज्जो देता है, नहीं देता है, वो एक जगह पे टिक के बैठता है, नहीं बैठता है, वो आपकी कमांड फॉलो करता है या नहीं, वो इंटरेस्ट लेता है जो चीज़ आप उसको सिखाना चाहते हैं, एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, उसको अपनी बारी का पता है कि उसने आपकी बारी पे आपने काम करना है, फिर उसने अपनी बारी पे काम करना है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि जिसका आपको पहले ख्याल रखना है। जब तक ये चीज़ें आप गेन नहीं करेंगे, अचीव नहीं करेंगे, आपका बच्चा अच्छे तरीके से आपकी बात को ना तो समझ सकता है, ना उसको अपने ब्रेन में स्टोर कर सकता है। फिर जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि आप बच्चे के एक तो आई कांटेक्ट लेवल पे काम करें। आप ऐसा ना हो कि बच्चा आपके लेवल से आउट है, लाइक वो बहुत ऊंचा है या बहुत नीचा है, तो आपका मैसेज उतने अच्छे तरीके से आप कन्वे नहीं कर सकते। और स्पेशली वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जब तक वो आपके लिप मूवमेंट्स को नहीं ऑब्जर्व करेगा तो वो अच्छे वर्बल कम्युनिकेशन को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। उसमें आर्टिकुलेशन एरर्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप जब भी बच्चे को सिखा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्पीच क्लियर हो, सॉफ्ट हो, क्लियर हो, आपकी बात उसको समझ है, ना तो वो बहुत तेज़ हो ना वो बहुत आहिस्ता हो, साफ और वाज़े बात हो। फिर सेकंडली वो बात जो आप कर रहे हैं वो मुख्तसर हो, प्रिसाइज मैसेज हो, आपका मैसेज और आपके वर्ड्स बहुत शॉर्ट हो। जब आप एक्सटेंड कर देते हैं, वर्ड्स को बढ़ा देते हैं, तो आपका बच्चा बहुत मुश्किल से आपकी बात समझता है। आप उन बच्चों के लिए कि जिनकी रिसेप्शन पुअर है, जिनके लिए अभी उनकी समझ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि एक आम बच्चे की है, तो आप इस चीज़ का ख़याल रखें कि आप उनसे मुख्तसर बात करें, जो ज़रूरत का वर्ड है वो इस्तेमाल करें। जैसे आपने उसे कहना है बाहर चलें, उठो, तो शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करें। चलो अब आप उठो, हम बाहर चलते हैं, ये बहुत लंबी बात है। अगर आप सिर्फ दो अल्फाज का इस्तेमाल करें, उठो, बाहर चलें, तो ये बच्चा बआसानी समझ सकता है। और आप जितनी शॉर्ट बात करते हैं उतना मैसेज बच्चे के लिए क्लियर होता है। फिर आप फोकस करें नॉन वर्बल क्यूज़ पे भी, क्योंकि
उठो का मतलब वो अकेले में नहीं समझ सकता, कि जब आप सिर्फ कहते रहें उठो 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 और आप बिल्कुल फ्लैट मोड पे हों और आप उसके साथ कोई जेस्चर नहीं दे रहे, तो बच्चा नहीं समझ सकता। जब तक कि आप यूँ ना कहें उठो उठो और साथ में उसको प्रॉम्प्ट ना करें, तो बच्चा मल्टीपल ट्रायल्स के बाद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है कि उठो जो एक वर्ड आपके मुंह से निकल रहा है उसका मतलब ये है कि मैं अब जिस जगह पे भी हूँ उस जगह से अपने आप को रेज़ करूँ। फिर बाहर चलो, उसके लिए एक अलग साइन है। तो जब भी बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं तो नॉन वर्बल क्यूज़ पे ज़रूर फोकस करें। आप नॉन वर्बल क्यूज़ के साथ अपने वर्बल क्यूज़ को लिंक करते हैं, पेयर करते हैं, तब आपका बच्चा बआसानी कम्युनिकेशन को सीख सकता है। बात यह है कि पेरेंट्स स्टार्ट कैसे करें। पेरेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी है बच्चे को, तो बहुत ज़रूरी है कि वो ये जाने कि बच्चे का लेवल क्या है और कौन कौन से लेवल्स को उन्होंने असेस करना है। उनमें सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल लेवल। बच्चा कितना समझदार है, बच्चा एक आम बच्चे की निस्बत कितना बाशऊर है, कितना चीज़ों को समझता है। आईक्यू टेस्ट की हम बात करते हैं जिसमें हम ये रेटिंग करते हैं कि बच्चा एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पे है, बिलो एवरेज पे है, अबव एवरेज पे है, बॉर्डर लाइन पे है, या मॉडरेट माइल्ड किसी एक लेवल की डिसेबिलिटी पे है। तो आपने सबसे पहले इंटेलेक्चुअल लेवल जज करना है, और वो आप कैसे जज कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की एज के मुताबिक उसके आसपास उस एज के बच्चों को देखें कि वो जितने ज़हीन हैं, वो जितने शार्प हैं, वो जितनी जल्दी चीज़ों को समझते हैं और किस लेवल की चीज़ों को समझते हैं, कितनी पेचीदा बातों को वो बआसानी समझ सकते हैं। तो इससे आप अपने बच्चे का लेवल जज कर सकते हैं कि आपका बच्चा ज़हनी तौर पे किस लेवल पे है, उस बच्चे से, आम बच्चे से पीछे है या आम बच्चे से आगे है। आपका बच्चा कितना पीछे है ये भी आप अंदाज़ा, अगर आप नॉर्मल माइलस्टोन्स का चार्ट देखें तो उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, उसकी स्पीच स्किल्स, उसकी सोशल स्किल्स, उसकी इमोशनल स्किल्स, ये सारी, उसकी फ़िज़िकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें जब आप नॉर्मल माइलस्टोन का चार्ट देखें तो आपको बआसानी पता चल सकती हैं कि आपका बच्चा अगर 8 साल का है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एक 10 साल के बच्चे की हो, और ऐसा भी मुमकिन है कि वो 8 साल का तो है लेकिन उसका लेवल 8 महीने के बच्चे जितना भी नहीं है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसकी समझ कितनी है, चीज़ों को वो कितना बआसानी और कितना कॉम्प्लेक्स वे तक समझ सकता है। आप जब उससे बात करते हैं तो आपकी बात को कितना समझ रहा है और कितना नहीं समझ रहा। आप उसे कोई मैसेज दे रहे हैं तो उसको कितना समझ रहा है, ये आप उसको उसकी आम ज़िंदगी के अंदर जज करेंगे, ये देखते हुए कि वो, आप जब उससे कोई चीज़ मांगते हैं तो क्या आपको वो रेलेवेंट चीज़ देता है। जब आप उससे कोई काम कहते हैं तो क्या वो उसी रेलेवेंस के साथ करता है या नहीं करता है, वो कितना समझ रहा है चीज़ों को, कॉम्प्रिहेंशन लेवल क्या है। फिर आप ये देखें कि उसकी कम्युनिकेशन लेवल क्या है, वो नॉन वर्बल क्यूज़ का इस्तेमाल करता है, वो वर्बल वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, वो सिंगल वर्ड्स पे है, वो फ्रेजेस पे है, सेंटेंसेस पे है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा एक 2 से 3 माह के बच्चे की तरह सिर्फ रो के अपनी बात समझाता है। देखें, जो छोटे बच्चे हैं वो जब स्टार्ट करते हैं अपनी कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन तो वो अपनी हर बात रो के बताते हैं। उन्हें अगर पेट में दर्द है या उन्हें कहीं पेन है तो भी वो रोएंगे, उन्हें भूख लगी है तो भी रोएंगे, वो रेस्टलेस हैं तो भी रोएंगे। वो अपना हर मैसेज, या वो लोनली फील कर रहे हैं, उनको आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा कमरे में, वो तब भी रोएंगे। तो उनका मैसेज थ्रू क्राई कन्वे हो रहा है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर स्माइल ऐड होती है, फिर उसमें इमोशंस, एक्सप्रेशंस ऐड होते जाते हैं, साउंड्स ऐड होना शुरू हो जाती हैं, फिर उन साउंड्स के साथ मीनिंगफुल साउंड्स ऐड होना शुरू हो जाती हैं, वो वर्ड्स बन जाते हैं। तो आप अपने बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल देखें कि वो आपको अपनी बात कैसे बताता है। आपका हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जाता है जो उसकी नीड एंड डिमांड होती है, या वो आपसे सिंगल वर्ड बोल के कहता है, या वो आपसे सिर्फ नॉन वर्बल वेज के थ्रू पॉइंटिंग कर देता है, किस तरह कहता है ये जानें ताकि आप उस लेवल के बाद के लेवल को अचीव करें, क्योंकि आपने हर लेवल को स्टेप बाय स्टेप अचीव करना है। फिर आप ये देखें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके बच्चे का बिहेवियरल लेवल क्या है।
आपका बच्चा आपकी बात मानता है, कंप्लाइंस है उसके बिहेवियर में या नहीं है। उसका बिहेवियर कंप्लाइंट होना बहुत ज़रूरी है, वो बात मानेगा तो बात सीखेगा। फिर आपका बच्चा सिटिंग बिहेवियर में कैसा है, वो बैठता है टिक के या नहीं बैठता। आपके बच्चे का सोशल बिहेवियर क्या है, आपके बच्चे के अंदर रेस्टलेसनेस है या नहीं है, आपका बच्चा स्टबन तो नहीं है, आपका बच्चा एग्रेसिव तो नहीं है। तो आप ये सारे लेवल्स चेक करेंगे। सोशल लेवल को चेक करने के लिए आप देखें वो लोगों के साथ जब बैठता है तो खुशी महसूस करता है या बेचैन हो जाता है। आपका बच्चा लोगों से बात करता है या नहीं करता, खामोश रहता है। आपका बच्चा कहीं अपनी ही दुनिया में तो नहीं रहता, क्या वो लोगों के साथ उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, या वो सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की चीज़ के लिए आपको अप्रोच करता है। तो ये सारे लेवल जब आप जज करेंगे तो आप ये जान लेंगे कि आपके बच्चे का बेसिक लेवल क्या है, जहाँ से आपने फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और आपने अपने बच्चे को क्या सिखाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है, हमारे पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ को वेटेज कर रहे होते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है। हालांकि हमारी लाइफ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल रखती है, बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। आप बच्चे से बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ना करें, ना आप उसको उस तरफ पुश करें कि वो वर्बल वेज ऑफ कम्युनिकेशन ही अडॉप्ट करे। आपका बच्चा आपके पास अगर कार्ड्स पड़े हुए हैं, उन कार्ड्स के थ्रू अपना प्रॉब्लम एक्सप्रेस कर देता है। लाइक उसे भूख लगी है तो वो कार्ड उठा लेता है जिसमें ये शो हो रहा है कि उसे भूख लगी है, या उसे वॉशरूम जाना है तो वो अपना कार्ड उठा के ये बता देता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो ये ठीक है, इट्स ओके। आप उसे क्यों पुश करते हैं कि वो कहे मुझे पिशी आई है, या वो कहे कि मुझे भूख लगी है, या भूख कहे, या कोई वर्ड का इस्तेमाल करे। आप अपने बच्चे को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस, टू लेट हिम कम्युनिकेट ईदर वे, किसी भी तरह अपनी बात आप तक पहुंचाए ताकि वो इरिटेबिलिटी ना रहे, साइकोलॉजिकली वो सप्रेस ना फील करे, वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, वो एग्रेसिव ना हो। इजहार बहुत ज़रूरी है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके लिए इजहार की बहुत अहमियत है और इंसान में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अपने बच्चे को इजहार का रास्ता दें, वो चाहे आपको पॉइंटिंग करके बताए, चाहे वो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर से बताए, इशारा करके बताए। आप उसे स्टार्ट करने दें कि वो एक्सप्रेस करना शुरू हो जाए। जब वो नॉन वर्बल वेज को स्टार्ट कर दे एक्सप्रेशन के तौर पे, तो फिर आप उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ वर्ड्स ऐड करना शुरू कर दें और उसकी वर्बल कम्युनिकेशन को इन्हांस कर दें। लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को फ़िक्स मत करें कि बच्चे आपके वर्बल कम्युनिकेशन पे ही रहें। आप अपने बच्चे को फिक्स करें कि वो बोले, वो किसी भी तरह वो किसी भी तरह एक्सप्रेस करे, वो किसी भी तरह अपनी बात, अपना मसला, अपनी परेशानी आप तक पहुंचाए। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन है, ये कोई भी क्वेश्चन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।